नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी से एपिसोड नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ में आप अगर हमारे इन सभी क्लासेस का सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर कमेंट बॉक्स से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है। और इस टेलीग्राम ग्रुप में जब आप जाएंगे तो जीएस, मैथ, रीजनिंग से लेकर करंट अफेयर्स तक का सबका जितनी भी क्लासेस हमने आज तक कराई हैं सबके आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी अलग अलग ग्रुप में मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज का टेलीग्राम या व्हाट्सएप में जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम या व्हाट्सएप से हमें मैसेज करना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप का जो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज करने का अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी हो या आपको तैयारी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच में ही पूछेंगे। इसके अलावा हम और किसी अन्य समय आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। होता क्या है कि हम अपने टाइम से क्लासेस प्रिपेयर करते हैं, समय जाता है, रात पूरी तरीके से रात चला जाता है। आप यहाँ पर एक बार समय भी देख सकते हैं कि 3:29 हो रहे हैं सुबह के। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह में 7 बजे जैसे जो उठा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, 11 बजे तक मैसेजेस आते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आप सभी अभ्यर्थी जो भी आपको क्वेरीज पूछनी हो आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच में याद करके डेली से आपके जितने भी डाउट्स होंगे एक साथ में 6 से 7 बजे के बीच में पूछ लीजिएगा। अलग अलग समय में आप सभी को हम जवाब देते तो हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि समय बहुत ज़्यादा चला जाता है और क्लासेस को प्रिपेयर करने में भी फिर जो है टाइम लग जाता है। तो ये बात है। बाकी आप सभी को हम पूरा सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से और बाकी आप सभी भी हमें पूरा सहयोग करें अपनी तरफ से। तो क्लास 11th एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं, करा रहे हैं और इसके अंतर्गत आज एपिसोड नंबर 11 है। और क्लास 11th एनसीईआरटी की पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक से हम आपके लिए एपिसोड नंबर 11 लेकर आए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो पृथ्वी की आंतरिक परतें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 से आज हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और यहाँ कुल मिलाकर पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद एक क्लास और भी लगेगा जिसमें आपका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें आपका अध्याय नंबर 3 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6570 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6480 किलोमीटर। और आप सभी अभ्यर्थी कमेंट करते समय जब आप उत्तर कमेंट कर रहे हो तो प्रश्न संख्या जरूर लिख दिया करिए। उससे आप कमेंट, ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसा करते नहीं हैं जिसकी वजह से बहुत सारा डाउट होता है। तो कम से कम आप प्रश्न संख्या जब भी आप कमेंट करें तो प्रश्न संख्या के साथ में ही कमेंट करें। और हमने पहले भी बताया कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका स्पैम में चला जाता है यूट्यूब पर जो आपके कमेंट्स होते हैं। तो ये ना करें, नंबर डालें, संख्या डालें और साथ में जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है इतना डाल दीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना हो तो आप वो दे सकते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर है बी, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस माना गया है अर्थ का। तो पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, 6370 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए प्रत्यक्ष साधन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो इसके लिए प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? भूकंपीय तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व या एक से अधिक। क्या आंसर होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन, डायरेक्ट सोर्स माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का है ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप होता क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतों से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में धरातल पर आ जाता है, लावा के रूप में धरातल पर आ जाता है और इस प्रकार
पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में हम उस लावा के पोर्शन से मतलब चेक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक लोग ऐसा करते हैं। तो ज्वालामुखी यहाँ पर एक प्रकार से कैसा साधन है? प्रत्यक्ष साधन है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों से बाहर आया मैग्मा लावा के रूप में, और जो भी अंदर कंटेंट रहा होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी एक प्रकार से भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं जिससे हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं ज्वालामुखी के अलावा। तो ये हैं आपके सामने खनन क्षेत्र की जो धरातलीय चट्टानें होती हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में खनन किया गया, 3 से 4 किलोमीटर तक खनन किया गया, तो खनन करने से जो धरातलीय चट्टानें रही होंगी उसके अध्ययन से हम प्रत्यक्ष साधन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, तो समुद्र में ड्रिलिंग करके, गहराई में ड्रिलिंग करके भी जो है हम प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमें प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार तो है ही। तो आप इस तरीके से प्रत्यक्ष साधन, अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानना है तो खनन क्षेत्र की धरातलीय चट्टानें हो जाएंगी, गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से तो अपने आप ही बाहर आ जाता है उद्गार के फलस्वरूप, और यहाँ पर हमें जो है यांत्रिकी रूप से मैकेनिकली हमें जो है गहराई में जाना पड़ता है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं मानव के पास टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप। तो यहाँ पर ये आपके उदाहरण हो गए। फिर दूसरा यहाँ पर होता है अप्रत्यक्ष साधन। तो भूगर्भ की जानकारी से संबंधित अप्रत्यक्ष साधन क्या होते हैं? तो अप्रत्यक्ष साधन जो होते हैं, इनडायरेक्ट जो सोर्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस के अंतर्गत जिससे हमें जानकारी मिलती है, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें अप्रत्यक्ष तरीका ये है, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से भी हम भूगर्भ की जानकारी को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, इससे भी हम अप्रत्यक्ष रूप से भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन सा है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व। ये एक प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन यहाँ पर राइट आंसर है ज्वालामुखी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खान है? एनसीईआरटी में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान है, लेकिन हमने स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खान है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो राइट आंसर अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे गहरी खान है, उसका नाम है मपोनेंग सोने की खान, दक्षिण अफ्रीका में। तो मपोनेंग सोने की खान दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है गहराई है, और सबसे गहरी खान में इसको माना जाता है पूरे दुनिया की। तो राइट आंसर हो जाएगा मोपेनेंग सोने की खान, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, आज तक सबसे गहरा समुद्री प्रवेधन ड्रिल कहाँ पर किया गया है? समुद्री प्रवेधन का मतलब होता है कि समुद्र में जाकर गहराई में ड्रिल करना, प्रवेधन करना। ऑप्शन ए है आपके सामने मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी है कोला क्षेत्र, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी है सुंडा गर्त, हिंद महासागर। क्या आंसर होगा चौथे नंबर प्रश्न का? तो आज तक सबसे गहरा समुद्री प्रवेधन जो किया गया है वो आर्कटिक महासागर में किया गया है। आर्कटिक महासागर में कोला रीजन पड़ता है, कोला क्षेत्र पड़ता है, और कोला क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 12 किलोमीटर की गहराई तक समुद्री प्रवेधन किया गया, जो कि आज तक का सबसे गहरा समुद्री प्रवेधन माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कोला क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर समुद्र में बात करेंगे तो कोला क्षेत्र हो जाएगा, और धरती पर अगर हम बात करेंगे तो वैसे का क्या हो जाएगा? मपोनेंग सोने की खान। अगर हम जमीन पर, धरातल पर बात करेंगे तो मपोनेंग सोने की खान दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे गहरी खान है। अगर आपसे पानी में पूछेगा, समुद्र में पूछेगा, तो राइट आंसर आपका कोला क्षेत्र, आर्कटिक महासागर, 12 किलोमीटर गहरा यहाँ पर प्रवेधन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरी गर्त है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मैरियाना गर्त कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। इसको हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं, चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। और यह दुनिया की सबसे गहरी गर्त
का इसको खिताब मिला हुआ है। तो सबसे गहरी गर्त दुनिया की है मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, याद रखना आपको। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे जो है लोएस्ट पॉइंट क्या है, सबसे गहरा पॉइंट क्या है, तो यह है सुंडा गर्त। तो हिंद महासागर का, और वैसे प्रशांत महासागर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है मैरियाना गर्त, और हिंद महासागर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं आराम से, आपको हमने प्रत्यक्ष स्रोत बता दिया है। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए ज्वालामुखी उद्गार तो प्रत्यक्ष स्रोत है, खनन क्षेत्र की चट्टानें भी प्रत्यक्ष स्रोत है। उल्कापिंड मेटेराइट की बात करें तो उल्कापिंड या उल्का जो होते हैं, उल्कापिंड या उल्का जो होते हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उल्कापिंड। और उल्कापिंड की अगर हम बात करें तो ये उन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हैं जिन चीज़ों से मिलकर पृथ्वी बनी है। तो ये उल्कापिंड क्या है, तो उल्कापिंड उन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हैं, उन्हीं पदार्थों से मिलकर बने हैं जिनसे मिलकर पृथ्वी बनी है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी वजह से उल्का के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी है, उल्कापिंड। अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंपीय तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का चुंबकत्व है और उल्कापिंड। ये 4 स्रोत आपको याद रखना है परीक्षा दृष्टि से। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, 0 डिग्री दिशा जो अक्षांशीय रेखा है, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या ध्रुव पर, पोल्स पर। कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, अधिकतम कहाँ पर होगा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का, ध्रुव पर। तो ध्रुव या पोल्स पर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। डिटेल में हमने आपसे थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस यंत्र का क्या नाम है जो भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड करता है। या फिर दूसरे तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उस यंत्र का क्या नाम है जो धरातल पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को, धरातल पर पहुंचने वाले या सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, बैरोग्राफ है, सीस्मोग्राफ है, एनीमोग्राफ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 7 नंबर का राइट आंसर है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो सीस्मोग्राफ को हिंदी में हम भूकंप अभिलेख कहते हैं या फिर भूकंप मापी। 2 नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, भूकंप अभिलेख भी कहते हैं और भूकंप मापी भी कहते हैं। और यह यंत्र होता है जो भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड करता है, साथ में सतह पर पहुँचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। दूसरे शब्दों में अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस स्थान में भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अथवा भूकंप के लहर के उद्गम स्थल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो क्या आंसर होगा 8वें नंबर प्रश्न का, तो जिस स्थान में भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप के लहर का उद्गम होता है, उद्गम स्थल जो होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही है। अवकेंद्र की बात करें, हाइपोसेंटर, तो भूकंप की उत्पत्ति जहाँ पर होती है, भूकंप के उद्गम केंद्र को हम अवकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो ए भी आपका सही है, बी भी आपका सही है, सी आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो ए और बी सही होने की वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि भूकंप का जो उद्गम केंद्र है उसके 2 नाम हैं। पहला तो उद्गम केंद्र जिसको अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, दूसरा है अवकेंद्र जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। तो 2 नाम आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा इस प्रश्न का, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और बात करें तो वह स्थान जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र, फोकस या अवकेंद्र, हाइपोसेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है, या दूसरे शब्दों में सबसे पहले जो है भूकंप कहाँ पर
भूकंपीय तरंगे जो हैं सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो भूतल प्रवाह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, एपीसेंटर। राइट आंसर यहाँ पर सी है, अधिकेंद्र या एपीसेंटर। अधिकेंद्र या एपीसेंटर की बात करें तो अधिकेंद्र या एपीसेंटर पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। एक बार जब उत्पत्ति हो जाती है तरंगों की, तो उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहले तरंगों को अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र की बात करें तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर ये स्थित होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं। ये भी आपको सारे के सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से दिए गए हैं। तो सभी प्राकृतिक भूकंप जो नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं पृथ्वी के किस भाग में आते हैं। लिथोस्फीयर स्थल मंडल में आते हैं, एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल में आते हैं, या क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में आते हैं। तो सभी प्राकृतिक रूप से जो भूकंप आते हैं पृथ्वी के जिस मंडल में आते हैं, पृथ्वी के जिस भाग में आते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। फिर आपके सामने स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को हम कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्थल मंडल जो है कितनी गहराई तक के भाग को हम कहते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की जो गहराई होती है उस भाग तक को हम स्थल मंडल के रूप में जानते हैं। अगला सवाल स्थल मंडल से, स्थल मंडल किससे मिलकर बना है। एनसीईआरटी में आपका ये दिया गया है प्रश्न। और एनसीईआरटी में भी अगर हम बात करें तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन मिसिंग हैं, वो सब हमने यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया। तो उसमें आपको ढूंढने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी परीक्षा दृष्टि से आपके प्रश्न हैं सारे हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। स्थल मंडल किससे मिलकर बना है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, तो भूपर्पटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट और क्रोड से मिलकर बना है। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से, अपर मेंटल से मिलकर बना है। मेंटल और क्रोड से मिलकर बना है। क्या आंसर होगा। तो स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो स्थल मंडल जो है, ये स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट वाले पार्ट से और साथ में जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है, मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है उससे मिलकर बना होता है। तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट और अपर मेंटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया गया सवाल है आपका ये। तो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो भाग होता है वो आता है स्थल मंडल के अंतर्गत। स्थल मंडल में भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है, दूसरे शब्दों में। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भिक तरंगों, बॉडी वेव्स का उदाहरण नहीं है। पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हम देखते हैं भूकंपीय तरंगों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भूगर्भिक तरंगों, बॉडी वेव्स का उदाहरण नहीं है। पी वेव तरंगे, एस वेव या सरफेस वेव, जिसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो भूगर्भिक तरंगों की बात करें तो भूगर्भिक तरंग, बॉडी वेव्स की बात करें तो 2 प्रकार की होती हैं, पी और एस वेव्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भूगर्भिक तरंगे नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो आपका सी हो जाएगा, सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे। तो जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये भूगर्भिक तरंगे नहीं होती हैं। इनको हम नाम ही यहाँ पर दिया गया धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। भूकंपीय तरंगों की अगर हम बात करते हैं, भूकंपीय तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगे यहाँ पर 2 प्रकार से आप समझते हैं। भूकंपीय तरंग यहाँ पर 2 प्रकार से आपको समझना है। पहला यहाँ पर है भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे जिसको हम अंग्रेजी में बॉडी वेव्स कहते हैं। दूसरा है धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे जिसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो 2 प्रकार की तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे। एक होती है भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव्स, दूसरी होती है धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगे फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी वेव और एस वेव में, पी वेव और एस वेव में। धरातलीय तरंगों को हम कई बार हम एल वेव के रूप में भी डिनोट करते हैं। तो एल वेव के रूप में हम डिनोट करते हैं धरातलीय तरंगों को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा भूकंपीय तरंगों के प्रकार, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे ये भूगर्भिक तरंगों का उदाहरण नहीं है।
थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए। भूगर्भिक तरंगों की बात करें तो जो बॉडी वेव्स होती हैं या भूगर्भिक तरंगें होती हैं, उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। तो जब भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है तो भूगर्भिक तरंगें बॉडी वेव्स उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में ये आगे बढ़ती हैं, इसीलिए पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए हम इसे भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। यानी मतलब पृथ्वी के गर्भ से निकलती हुई जो तरंगें हैं उन्हीं को हम भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। अंग्रेजी में इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। उदाहरण है पी और एस तरंगें। फिर भूगर्भीय तरंगें जो रहती हैं, पी और एस तरंगों की बात करें तो पी और एस तरंगें, भूगर्भीय तरंगें धरातलीय सेलों के साथ में अन्योन्य क्रिया करती है, यानी उनके साथ में भी जो है इंटरेक्शन करती हैं, और इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, एक नई तरंग उत्पन्न होती है। क्योंकि बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बहुत भारी मात्रा में पी और एस तरंगें निकलती हैं, तो पी और एस तरंगें धरातलीय सेलों से, जो धरातलीय सेल होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे अन्योन्य क्रिया करती हैं और इसके फलस्वरूप एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम धरातलीय तरंग कहते हैं। क्योंकि धरातलीय सेलों से क्रिया होने के बाद, अंतः क्रिया होने के बाद उत्पन्न हो रही है, तो इन्हें हम धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव्स कहते हैं, और उदाहरण के तौर पे हम एल वेव्स के रूप में इन्हें डिनोट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पी तरंगों के बारे में आपको सही कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन यहाँ पर पी तरंगों के रिगार्डिंग सही हैं। पहला है, पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के जैसे होती हैं। पी तरंगें गैस, तरल और ठोस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। तो पी तरंगों के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो पी तरंगें धरातल पर सबसे तेज पहुंचती हैं। सबसे तेज तरंग कौन सी होती है, तो सबसे तेज तरंगें होती हैं पी तरंगें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट सही है। पी तरंगें ध्वनि तरंग, साउंड वेव के जैसी होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पी तरंगें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं, तो सी भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर आपका 13वें नंबर प्रश्न का है, एक से अधिक। पी तरंगों की बात करें तो सबसे तेज तरंगें हैं। पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी फॉर प्राइमरी, याद रख लीजिएगा। पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगें जो हैं ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ध्वनि तरंग आपको मालूम है अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का उदाहरण होते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग, सब पी तरंग एक ही हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से TRE 1 में रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एस तरंगें संचरण करती हैं। अभी हमने पी तरंग का देखा कि पी तरंग जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में विचरण कर सकती हैं, तीनों में संचरण कर सकती हैं। अब आपको एस तरंग के बारे में बताना है, जिसको हम द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। एस फॉर सेकेंडरी वेव्स। तो सॉलिड, गैस और तरल। तो यहाँ पर आपको याद करने का तरीका है एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, एस फॉर सॉलिड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो एस तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंगें जो होती हैं, केवल सॉलिड में संचरण करती हैं, गैस और लिक्विड में संचरण नहीं कर पाती हैं। एस तरंगों की बात करें तो धरातल पर कुछ समय अंतराल पहुंचती हैं। तो पहले पी तरंग पहुंचेगी सबसे तेज, उसके कुछ समय पश्चात एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल पहुंचती हैं, इसीलिए इनको हम द्वितीयक तरंगें पहुंचते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर पहुंची हैं। पहले नंबर पर प्राथमिक तरंगें पहुंचती, दूसरे नंबर पर एस तरंगें पहुंचती हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सेलों में, सेल मतलब चट्टान, तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग चट्टानों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती हैं। तो NCERT के एक्सरसाइज में दिया गया सवाल है कि कौन सी भूकंपीय तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती हैं। धरातलीय तरंगें ऐसा करती हैं, पी तरंगें ऐसा करती हैं, या एस तरंगें ऐसा करती हैं। तो राइट आंसर है 15वें नंबर प्रश्न का पी तरंग। पी तरंग की बात करें तो भूकंपीय तरंगें हैं जो सेल में, चट्टानों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती हैं। तो राइट आंसर आपका पी हो जाएगा। पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगों में जो कंपन की दिशा होती है तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पी तरंगें होती हैं उनको हम, अभी हमने देखा था कि उनको हम कैसी तरंगें बोलते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं।
अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन की जो दिशा होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तो ये आपको याद रखना है कि पी तरंग में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। इस संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालते हैं। तो जिस साइड में संचरण हो रहा होता है उसी दिशा में पदार्थ पर दबाव डालते हैं। इस दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। तो जो डेंसिटी होता है पदार्थ का उसमें भिन्नता आ जाती है क्योंकि उस पर दबाव डाल रही हैं। और चट्टानों में क्या होता है? संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो कि जिस भी पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे या धरातलीय तरंगे? तो ये काम होता है एस तरंगों का। एस तरंगे जो हैं उभार व गर्त बनाती हैं जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं। पी वेव का आपने विशेषता देख लिया, एस वेव का आप यहाँ पर विशेषता देख सकते हैं। उभार व गर्त कौन बनाएगा? एस तरंगे बनाएंगी। एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगे जो होती हैं प्रकाश तरंगों के समान होते हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एस तरंगे होती हैं ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करते हैं। यानी तरंगों की दिशा अगर इधर है तो जो समकोण पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंपन का डायरेक्शन होगा। वहीं जब बात करें प्राइमरी वेव्स का, पी वेव्स का, तो पी वेव्स के केस में पैरेलल रहता है, दोनों चीज़ पैरेलल रहता है। तरंगों की दिशा और कंपन की दिशा जो रहती है वो समानांतर रहती है। लेकिन जो है एस तरंगों की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है, समकोण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी तरंग पहुंचाती है? सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? पी तरंग, एस तरंग या धरातलीय तरंग? तो पी और एस तरंग से मिलकर बनती है धरातलीय तरंग। पी और एस तरंग से मिलकर बनने वाली जो धरातलीय तरंग होती है, सरफेस वेव्स होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इसी धरातलीय तरंग के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, धरातलीय तरंगे। ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनमें इनके वजह से क्या होता है? सेल विस्थापित होता है और इमारतें गिर जाती हैं। अगर हम बात करें कि आपने धरातलीय तरंगों को कभी महसूस किया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि किया है। जब नेपाल का भूकंप आया था तो उस समय भी हम लखनऊ में ही थे, आज भी लखनऊ में ही हैं। तो 2015 में नेपाल का जो भूकंप आया था, एक बार कमेंट कीजिएगा कि रिक्टर पैमाने पर कितना जो है उसकी तीव्रता थी। तो जब 2015 में नेपाल का भूकंप आया था तो उस समय धरातलीय तरंगें ज़बरदस्त तरीके से फील हुई थी। और धरातलीय तरंगों में खासियत होती है कि ये सेल को विस्थापित कर सकती हैं, चट्टानों को विस्थापित कर सकती हैं, इमारतें इससे गिर जाती हैं। बहुत नुकसान हुआ था उस समय नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें भूकंप लेखी पर, सीस्मोग्राफ पर सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं? तो आपको बताना है कौन सी तरंगें हैं जो भूकंप लेखी यानी कि सीस्मोग्राफ पर सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं। पी तरंगें, धरातलीय तरंगें या एस तरंगें? तो सबसे अंत में जो भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती हैं वो ऐसी तरंगें होती जो सबसे अंत में पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंच जाती है पी तरंगें, फिर उसके पीछे पीछे एस तरंगें, बचा कौन? बचा धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग जो है सबसे अंत में भूकंप लेखी पर अभिलेखित होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम क्षेत्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र क्षेत्र कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक शैडो जोन बोलते हैं। तो अर्थक्वेक शैडो जोन वह जोन होता है जहां पर भूकंपीय जो तरंगें होती हैं वो अभिलेखित नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो अर्थक्वेक शैडो जोन। और हम अगले प्रश्न में देखेंगे कि जो अर्थक्वेक शैडो जोन होता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, पी वेव के लिए कितना होता है, एस वेव के लिए कितना होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भूकंप अधिकेंद्र से किसके बीच का क्षेत्र P और S दोनों प्रकार के तरंगों के लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। तो P और S दोनों प्रकार की तरंगों के लिए आपको बताना है कि भूकंपीय अधिकेंद्र से कितने से लेकर कितने डिग्री का जो क्षेत्र रहता है वो P और S दोनों प्रकार की तरंगों के लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, अर्थक्वेक शैडो जोन होता है। 105 से 120 डिग्री का क्षेत्र, 105 डिग्री से लेकर 135 डिग्री का क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से लेकर, या फिर 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें P और S दोनों प्रकार की तरंगों के लिए भूकंप छाया क्षेत्र, जब भी आपसे पूछेगा P और S दोनों प्रकार के तरंगों के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र अर्थक्वेक शैडो जोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो S तरंगें होती हैं, S तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो P तरंगों से अधिक विस्तृत होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि S तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है, और यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। यानी कि पृथ्वी का 40% से अधिक भाग ऐसा है जहाँ पर S तरंगें रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं, पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। और बात करें S तरंगों का, तो S तरंगें जो हैं 105 डिग्री के बाद नहीं दिखती हैं, यानी बियॉन्ड 105 डिग्री आप S तरंगों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर 145 तक का जो क्षेत्र रहता है यहाँ पर P तरंगे भी नहीं दिखती हैं, लेकिन 145 डिग्री के बाद P तरंगे दिखना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए P तरंगे 145 के बाद भी हमें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन जो S तरंगे होती हैं वो 105 के बाद नहीं दिखती हैं। तो इस वजह से S तरंगों का छाया क्षेत्र रहता है वो P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है, कहीं अधिक होता है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आज की आपको अच्छी लगी होगी। टॉप 20 प्रश्न आपने यहाँ पर देखे भी, और 105 डिग्री के परे क्षेत्र में S तरंगे नहीं पहुँचती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, कल मॉर्निंग में, कल सुबह में। इसके अलावा शाम को आपको NCERT साइंस का आपका अगला एपिसोड आएगा शाम में 5 बजे। तो शाम में 5 बजे हम आपसे मिलेंगे NCERT साइंस का अगला एपिसोड लेते हुए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभ्यर्थी लाइव सेशन में आते हैं, जुड़ते हैं समय निकालकर, आप अपने लिए बहुत अच्छा करते हैं कि जब भी आप लाइव सेशन में जुड़ते हैं तो आपको एक फील होता है कि आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक कंसंट्रेट होकर आप प्रश्नों को देख रहे हैं। साथ में हम भी आपके साथ में उस समय लाइव होते हैं, कई बार हम खुद भी आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं उस चीज़ में, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपसे कैसे प्रश्न हो रहे हैं। अंत में कमेंट कर दीजिएगा 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं आप लोगों से शाम में 5 बजे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।